नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रिकी डॉज पे। ट्रिकी डॉज योर एजुकेशनल पॉट्स। हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने जाना प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के बारे में। आई होप वो आपका क्लियर हो गया होगा। आज का हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी। चलिए जानते हैं। विस्कोसिटी फ्लूइड की वह प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम अच्छी तरह तब जान सकते हैं जब फ्लूइड मोशन में हो। ठीक है, जब फ्लूइड किसी सॉलिड सरफेस से मूव कर रहा होता है, इन दैट केस ईच लेयर ऑफ फ्लूइड feel a resistance in motion and that resistance is known as viscosity। तो हम वन लाइन में इसको डिफाइन कर सकते हैं और कह सकते हैं कि क्या है, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ए फ्लूइड। ठीक है, हम कह सकते हैं कि कोई फ्लूइड जब फ्लो हो रहा है तो उसको फ्लो होने में जो एक रेजिस्टेंस फील होता है वही क्या है, आपका विस्कोसिटी है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर विस्कोसिटी के मेनली दो रीज़न है, उसके दो कॉजेज है। आइए जानते हैं उनके बारे में कौन कौन से होते हैं। हम जानते हैं अपन कॉजेज ऑफ विस्कोसिटी। कॉजेज ऑफ विस्कोसिटी, जो फर्स्ट जो कॉजेज है वो कौन सा है, कोहेसिव फोर्स। और सेकंड वन जो आपका है वो आपका मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफ़र। मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफ़र। चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है। कोहेसिव फोर्स इज द फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ द सेम फ्लूइड। यानी किसी भी फ्लूइड के दो मोलिक्यूल्स के बीच में जो एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिससे वो मजबूती से जुड़े रहते हैं, वो क्या होता है, कोहेसिव फोर्स। एंड दैट कोहेसिव फोर्स जनरेट विस्कस इफेक्ट इन द फ्लूइड। ठीक है, कोहेसिव फोर्स मोस्टली लिक्विड के केस में प्रोमिनेंट होता है, ये गैसेस के केस में एक तरह से नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो एज कम्पेयर टू गैस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो उनमें ही कोहेसिव फोर्स प्रोमिनेंट होता है। चलिए अपन सेकंड कॉजेज के बारे में जानते हैं। सेकंड आपका मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफ़र। ठीक है, ये जनरली गैसेस के केस में प्रोमिनेंट होता है। चलिए इसको हम डिटेल में जानते हैं क्या होता है। हम जानते हैं कि जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी वीक होती है और वो एक जिगजैग पैटर्न में फ्लो करते रहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, तो उनका एक पर्टिकुलर मास होता है और उनकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है। तो मास इनटू वेलोसिटी गिव द मोमेंटम। तो जो पार्टिकल्स सब एक दूसरे से इस तरह से टकराते हैं जिगजैग पैटर्न में, तो वो अपना एक मोमेंटम है उसको क्या करते हैं, वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठीक है, एंड दैट मोमेंट जनरेट विस्कस इफेक्ट इन द मीडियम। ठीक है, तो हमने जाना यहाँ पर कॉजेज ऑफ विस्कोसिटी। फर्स्ट आपका कोहेसिव फोर्स और सेकंड आपका मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफ़र। क्लियर हो गया यहाँ से। चलिए हम डिटेल में समझते हैं विस्कोसिटी को। लेट्स सपोज ये कोई आपका एक सॉलिड बाउंड्री है। ठीक है, और यहाँ से कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है। फ्लूइड की सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आने से पहले जो वेलोसिटी है वो जितनी भी लेयर है उस सब में सेम है, और यहाँ पर जो टॉप लेयर होती है वहाँ पर वेलोसिटी आपकी यू इन्फिनिटी। ठीक है, तो उसको ये अपन लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फ्लो। यू इन्फिनिटी आपको हो जाएगा यहाँ पर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी ये अपन आगे बाउंड्री लाइन थ्योरी में भी इसकी स्टडी करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फ्लूइड इस सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, तो जो वेरी फर्स्ट लेयर ऑफ द फ्लूइड है, वो जो सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आएगी तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी अपने पास में u इक्वल टू 0। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट जो सॉलिड बाउंड्री है वो उस
फ्लूइड की लेयर के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, एक वंडरफुल अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, ड्यू टू विच द वेलोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड लेयर विल बी डिक्रीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट प्लॉट करता हूँ यहाँ पे वाई डायरेक्शन में और इधर एक्स डायरेक्शन में। यह आपको हो गया यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लेयर, और ये हो गया आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, y के यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द सॉलिड बाउंड्री। ठीक है, ये सॉलिड बाउंड्री से क्या हो गया, आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। क्लियर यहाँ से। अब देखिए हम जैसे सॉलिड बाउंड्री से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में मूव करेंगे, परपेंडिकुलर साइड में अपन मूव करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो एडेसिव फोर्स है वॉल का, उसका इफेक्ट डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, और वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, और जो टॉप लेयर है वहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, आपकी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो हमें यहाँ से एक कर्व जनरेट होगा यहाँ से, और वो कुछ इस तरह का कर्व होता है। हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे अपन वाई डायरेक्शन में जाएंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर यहाँ से। ठीक है, दैट कर्व इज नोन एज, इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। क्लियर यहाँ से। ठीक है, लेट्स अज्यूम, मैंने अज्यूम किया कि यहाँ पे दो लेयर अज्यूम की मैंने। जो लोअर लेयर है वो सॉलिड बाउंड्री से वाई डिस्टेंस पे, ठीक है, और जो दोनों लेयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो अज्यूम किया मैंने डी वाई। लेट्स सपोज लोअर लेयर की वेलोसिटी आपकी u, और जो अपर लेयर है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी u प्लस डी यू। ठीक है, जो लोअर लेयर उसकी वेलोसिटी कम है और जो अपर लेयर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए उनको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, इसकी वेलोसिटी है u प्लस डी यू और इसकी है u। अब इसकी वेलोसिटी कम है तो ये वाली जो लेयर है वो इस वेलोसिटी को एक्सीलरेट करने की कोशिश करेगी, और ये वाली जो लेयर है वो इस वाली लेयर को रिटार्ड करने की कोशिश करेगी। तो ये वाली लेयर कुछ एक इस तरह से फोर्स लगाएगी इस लेयर पे, और ये वाली जो लेयर है इस पे कुछ इस तरह से फोर्स लगाएगी। ठीक है, दैट फोर्स जनरेट शियर स्ट्रेस। ठीक है, उन दोनों में जो एक इंटरनल जो फोर्स जनरेट होगा, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया, की जो एरिया है दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज शियर स्ट्रेस। इसको हम एक जनरल एग्जांपल से समझ सकते हैं। हमने देखा होगा कि गाँव में कोई दो घोड़े हो गए। ठीक है, दोनों घोड़ों को अपने किसी एक रस्सी से बांध दिया। ठीक है, एक घोड़ा तेज़ दौड़ता है और दूसरा घोड़ा धीरे दौड़ता है। तो जो तेज़ दौड़ रहा है घोड़ा, उसको क्या रेजिस्टेंस फील होगा कि वो जो धीरे दौड़ रहा है घोड़ा वो उसको खींच रहा है। ठीक है, वहीं जो धीरे दौड़ रहा है घोड़ा, उसको क्या रेजिस्टेंस फील होगा कि वो जो तेज़ दौड़ रहा है घोड़ा वो उसको खींच रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक रिलेटिव मोशन हो रहा है। ठीक है, उस रिलेटिव मोशन की वजह से वहाँ पर शियर स्ट्रेस जनरेट होगा। क्लियर यहाँ से। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से विस्कोसिटी की एक टेक्निकल डेफिनेशन निकल के आती है। वो क्या होती है कि when the two adjacent layer of fluid are in relative motion, then they resist the motion of each other, and this fundamental property of fluid is known as viscosity। जब दो लेयर किसी रिलेटिव मोशन में होती है और जब वो रेजिस्टेंस फील करती है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। ठीक है, और इसी विस्कोसिटी की वजह से उन लेयर्स के बीच में शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। ठीक है, अब उस शियर स्ट्रेस को अपन मैथमेटिकली समझने के लिए हमारे पास कुछ लॉ जो अपने को मिले यहाँ से, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का क्या लॉ था कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है कि शियर स्ट्रेस ऑन ए फ्लूइड एलिमेंट लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। क्लियर यहाँ से।
तो आइए अब हम जानते हैं कि रेट ऑफ शियर स्ट्रेन क्या होता है। लेट्स अज्यूम ये कोई आपका है सॉलिड सरफेस, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका हो रहा है फ्लो, ठीक है। तो हमने एक डीवाई डिस्टेंस का डीवाई हाइट का अपने एक फ्लूइड एलिमेंट अज्यूम किया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो नियर द सॉलिड बाउंड्री द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड लेयर इक्वल टू 0, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पे कि इस कंडीशन को हम कहते हैं नो स्लिप कंडीशन। क्लियर यहाँ से? तो हमने देखा कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है उसकी वेलोसिटी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो हमने लेट्स सपोज कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है उसकी जो वेलोसिटी है वो du, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स किसी पर्टिकुलर dt टाइम में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये हम जानते हैं। तो हमने देखा है कि dt टाइम में ये फ्लूइड एलिमेंट यहाँ पे था तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमने देखा है कि dt डिस्टेंस में कोई पार्टिकल इसकी वेलोसिटी क्या है du, वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आपकी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी du इन मल्टीप्लाई dt। क्लियर यहाँ से? तो हमने देखा यहाँ से कि दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इसको हमने डिनोट किया डी थीटा से। तो डी थीटा को हम कह सकते हैं यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, एंगुलर डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन। क्लियर यहाँ से? यानी जो शियर स्ट्रेन है वो क्या हो रहा है आपका, वेरी कर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो अब जानते हैं थोड़ा सा इस एक ट्रायंगल, इसको मैं डिनोट करता हूँ, ये आपका ए बी और सी। तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि जो ट्रायंगल है आपका पास बी ए सी में, यहाँ से मैं लेता हूँ 10 डी थीटा, तो आपको क्या हो जाएगा डी यू डी टी अपन, इसकी हाइट कितनी है, ये आपकी हाइट हो गया आपकी डी वाई, ठीक है। तो हो जाएगा डी वाई, ठीक है। यहाँ पे जो थीटा है बहुत ही स्मॉल है, देख सकते हैं यहाँ पे थीटा इज वेरी स्मॉल, सो 10 डी थीटा इक्वल टू डी थीटा, ठीक है। यहाँ से तो इसको हम पुट करते हैं तो आपको क्या बन जाएगा, डी थीटा इक्वल टू डी यू डॉट डी टी अपॉन डी वाई, ठीक है। यहाँ से इसको आगे सोल्व करते हैं हम, डी थीटा डी टी को इसके अपॉन में ले आते हैं, डी टी इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई। तो यहाँ से अपने पास में एक रिलेशन आ गया, ठीक है। यहाँ से मेरे पास दो टर्म आ गई और इन टर्म्स को अपन क्या कह सकते हैं, ये आपको क्या है एंगुलर डिफॉर्मेशन या कह सकते हैं शियर स्ट्रेन। तो आपकी ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म हो जाएगी आपकी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। और ये वाली टर्म हो जाएगी आपकी वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्लियर? यहाँ से यहाँ पे एक डेटा वो लिख सकते हैं अपन कि डी थीटा क्या हो जाएगा आपका शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की तरफ। क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कि शियर स्ट्रेस ऑन द फ्लूइड लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो यहाँ पर हम रेट ऑफ शियर स्ट्रेन का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो शियर स्ट्रेस को हम टाउ से डिनोट करते हैं, शियर स्ट्रेस इसको डिनोट करते हैं हम टाउ से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
रेट ऑफ सी रिस्टोरेंट क्या जाएगा अपने पास में, डी थीटा अपॉन डी टी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी रिस्टोरेंट किसके इक्वल, रेट ऑफ सी रिस्टोरेंट किसके इक्वल है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टाउ प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। क्लियर। यहाँ से प्रोपोर्शनल को मैं हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, इसको डिनोट करते अपन म्यू से, डी यू अपॉन डी वाई। ये एक रिमेंबरेबल टर्म है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसएससी जेई में भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो काफ़ी रिमेंबर फॉर्मूला है, रिमेंबरेबल थिंग है। चलिए अब जानते हैं हम, अब जानते हैं कि म्यू क्या होता है। तो म्यू हो जाएगा अपना यहाँ पे डायनेमिक विस्कोसिटी। क्लियर यहाँ से। तो ये आपका हो गया विस्कोसिटी का एक मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये डायनामिक जो विस्कोसिटी है इसका यूनिट क्या है। ठीक है, तो मैं जब ऐसा यूनिट की बात करता हूँ सबसे पहले, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू म्यू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस की क्या जाएगी, मीटर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो यहाँ से म्यू की क्या आ जाएगी, मीटर से मीटर कैंसिल, इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से विस्कोसिटी की यूनिट क्या जाएगी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसको बॉक्स में पिन कर देते हैं। क्लियर यहाँ से। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आपका क्या होता है, 1 पास्कल के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो विस्कोसिटी की यूनिट वो क्या बन जाएगी, अब मी इक्वल टू पास्कल मल्टीप्लाई बाई सेकेंड। तो अपने पास यहाँ से दो रिलेशन आ गए। ठीक है, 2 यूनिट अपने को मिल गई, तो ये अपने हेल्प करेगी न्यूमेरिकल सोल्व करने में। ठीक है, वही मैं सीजीएस यूनिट की बात करूँ तो वहाँ पर हम स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से, म्यू, और वेलोसिटी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस की सेंटीमीटर। तो यहाँ से विस्कोसिटी की यूनिट क्या आएगी, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम एक और टर्म नाम देते हैं, ये होता है आपका पॉइज। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से एक और रिलेशन निकल के आता है जो न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्पफुल है, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है अपने इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्या होता है वो रिलेशन, 1 पॉइज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। क्लियर यहाँ से। तो ये हमारा ये टॉपिक हुआ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, और हमने जाना यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। ठीक है, वहाँ से अपने पास में एक टर्म निकल के आई डायनेमिक विस्कोसिटी, तो हमने वहाँ से इसकी यूनिट के बारे में जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द फ्लूइड विस्कोसिटी, और उसके बाद जानेंगे हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।